हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस चैप्टर के जो विभिन्न कंटेंट थे, जैसे जनन स्वास्थ्य की समस्याएं, कार्यनीति, जनसंख्या विस्फोट, गर्भनिरोधक उपाय, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमारा टॉपिक है बच्चों आज का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन शॉर्ट MTP। शॉर्ट में हम इसको MTP के नाम से जानते हैं। तो बार बार जब भी मैं अब इसकी बात करूंगा तो मैं शॉर्ट में इसका नाम बोलूंगा MTP। क्या होता है MTP? सगर्भता का चिकित्सकीय समापन क्या होता है? तो एक सिंपल डेफिनेशन है बच्चों इसकी कि मानव में जो गर्भकाल की अवधि है वो होती है 9 महीने। निषेचन से लेकर जब पूरा भ्रूण बनता है तो शिशु के जन्म तक की जो अवधि है उस अवधि को हम गर्भावधि या सगर्भता की अवधि बोलते हैं। तो उस गर्भावधि को पूरा होने से पहले ही यदि कोई दंपत्ति स्वैच्छिक रूप से अपने गर्भ को समाप्त कर देता है तो घटना कहलाती है MTP। MTP का मतलब है किसी दंपत्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन। कब? गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व। ये घटना कहलाती है MTP और इसको हम प्रेरित गर्भपात भी कह सकते हैं। तो एक परिभाषा जो MTP की बनती है, निकल कर आती है बच्चों, वो क्या बन जाती है? MTP की परिभाषा होती है गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व। गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व किसी दंपत्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन, इसको हम नाम देते हैं बच्चों MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसको एक और अन्य नाम दिया जा सकता है, इस घटना को बच्चों हम प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, प्रेरित गर्भपात। तो ये एक सटीक परिभाषा है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कि कोई भी दंपत्ति अपनी गर्भावस्था को पूरा होने से पहले यदि इसको नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये घटना कहलाती है MTP या कहते हैं प्रेरित गर्भपात। अब बात ये आती है कि हमें इसके पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों इसको पढ़ना चाह रहे हैं, आखिर क्या उपयोग है इसका। तो सबसे पहले तो हम कुछ डेटा की बात करते हैं, उसके बाद इसका यूज और मिसयूज की बात करते हैं। तो बच्चों, विश्व में प्रत्येक वर्ष, हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में प्रति वर्ष 45 से 50 मिलियन MTP करवाई जाते हैं। 45 से 50 मिलियन का मतलब है 4.5 से 5 करोड़ MTP कराए जाते हैं।
ये एक डेटा है बच्चों कि पूरे विश्व में प्रत्येक साल इतने एमटीपी करवाए जाते हैं। ये जो एमटीपी की संख्या है ये विश्व के एक वर्ष के कुल सहगर्भताओं का 1/5 भाग है। ये जो एमटीपी है बच्चों, ये विश्व की प्रतिवर्ष कुल सहगर्भताओं प्रेगनेंसीज का 1/5 भाग या 20% भाग है। इसका सीधा मतलब यह है बच्चों कि पूरे विश्व में एक साल में जितनी महिलाएं गर्भवती होती हैं उसका 1/5 भाग है 4.5 से 5 करोड़। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 18 से 20 करोड़ 25 करोड़ तक लगभग 22.5 से 25 करोड़ तक सहगर्भताएं होती हैं एक साल में। एक साल में पूरे विश्व में 22.5 से 25 करोड़ तक गर्भावस्थाएं होती हैं, लेकिन उसका 1/5 भाग एमटीपी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अगर ये एमटीपी के द्वारा नष्ट नहीं होती इतनी सहगर्भता तो ये बच्चे भी अपनी विश्व की पॉपुलेशन में जुड़ते चले जाते और जनसंख्या और ज़्यादा होती वर्तमान की तुलना में, अगर ये एमटीपी नहीं होते तो। इसका मतलब एक कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आया है, वो ये है कि बच्चों निश्चित तौर पर निश्चित ही एमटीपी ने अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से एमटीपी ने तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को कुछ हद तक कम करने में भूमिका निभाई है, लेकिन विशेष बात यह है बच्चों कि एमटीपी का उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। एमटीपी का जो उद्देश्य है वो जनसंख्या घटाना नहीं है। क्लियर है बच्चों एक बात कि एमटीपी को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इंक्लूड नहीं कर सकते। एमटीपी कोई गर्भनिरोधक उपाय नहीं है कि दंपति चाहे जब गर्भावस्था प्राप्त कर लें और एमटीपी के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो वैसे एमटीपी के द्वारा जनसंख्या कम तो हुई है, क्योंकि एक साल में विश्व में इतनी सहगर्भताएं होती एक साल में विश्व में इतनी एमटीपी होती हैं जो एक साल में होने वाली कुल सहगर्भताओं का 1/5 हिस्सा है। तो निश्चित रूप से एमटीपी ने जनसंख्या को तो घटाया है, लेकिन इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। तो फिर हम इसका एमटीपी को क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? तो बच्चों वर्तमान में एमटीपी का दुरुपयोग हो रहा है। हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एमटीपी का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या दुरुपयोग हो रहा है? हमने पिछले चैप्टर में एक टेस्ट पढ़ा था, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, उल्ब भेदन परीक्षण, जिसको हमने तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा है और वास्तव में इस चैप्टर में भी वो दे रखा है। तो उल्ब भेदन परीक्षण एक ऐसा जांच है जिसमें गर्भावस्था के लगभग 14-15 सप्ताह पर हम गर्भस्थ शिशु के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर। तो बहुत सारे दंपत्ति, बहुत सारे लोग जिनमें डॉक्टर्स की भी मिली भगत होती है, तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के द्वारा भ्रूण का लिंग निर्धारण करते हैं और यदि गर्भस्थ शिशु मादा है तो ऐसी स्थिति में एमटीपी के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एमटीपी का दुरुपयोग कहाँ किया जा रहा है बच्चों? इसका दुरुपयोग किया जा रहा है मादा भ्रूण हत्या में। मादा भ्रूण हत्या में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए बच्चों सरकार ने उल्ब भेदन परीक्षण पर तो पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है और एमटीपी को भी कुछ हद तक लीगलाइज
कानूनी तौर पर बनाया गया है ताकि इसका दुरुपयोग कम से कम किया जा सके। तो एमटीपी सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, जिसमें हम गर्भावस्था को गर्भकाल पूरा होने से पहले ही समाप्त कर देते हैं और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है मादा भ्रूण हत्या में। इसलिए बच्चों एमटीपी को लीगल कानून तरीके से वैध बनाने की जरूरत पड़ी और इसके लिए भारत सरकार ने एक एमटीपी एक्ट की स्थापना की है 1971 में। तो हम बात करेंगे बच्चों एमटीपी एक्ट की। इंपॉर्टेंट है, एमटीपी एक्ट से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमटीपी का बच्चों दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी एक्ट की स्थापना की है। एमटीपी एक्ट 1971 में स्थापना क्यों की गई? ताकि लोग इसका दुरुपयोग नहीं करें। एमटीपी एक्ट के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात करवाया जा सकता है। जनरली नहीं होना चाहिए एमटीपी, पर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर हम एमटीपी करवा सकते हैं। तो बच्चों एमटीपी एक्ट 1971 में स्थापित किया गया और इसके अनुसार, इस एक्ट के अनुसार निम्न परिस्थितियों में एमटीपी कराया जा सकता है। जिन परिस्थितियों की हम बात करेंगे बच्चों, उन परिस्थितियों में एमटीपी कोई भी दंपति करवा सकता है, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से, वैध तरीके से। तो क्या परिस्थितियां वो हो सकती हैं जिनको एमटीपी एक्ट में इंक्लूड किया गया है? पहली परिस्थिति कि यदि गर्भावस्था असुरक्षित यौन संबंध के कारण है, यदि गर्भावस्था असुरक्षित यौन संबंध के कारण है, या फिर गर्भावस्था गर्भ निरोधक साधन के फेल होने पर है, गर्भ निरोधक साधन के असफल होने पर है, या फिर गर्भावस्था बलात्कार जैसी घटना के कारण है। यदि गर्भावस्था असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक साधन के असफल होने या बलात्कार घटना के परिणाम स्वरूप है, हो तो एमटीपी करवाया जा सकता है। ऐसा लिखा हुआ है एमटीपी एक्ट 1971 में। तो एमटीपी सगर्भता का समापन, इसको एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार ने एमटीपी एक्ट में कुछ पॉइंट डाल दिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन डाल दिए कि अगर वो रूल्स हैं, कोई दंपति उन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो एमटीपी करवा सकता है, वरना वो एमटीपी नहीं करवा सकता। और अगर इलीगल तरीके से एमटीपी करवाएगा तो फिर उसको कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान दिया गया है। तो ये पहला पॉइंट है जिसके आधार पर कोई भी दंपति एमटीपी करवा सकता है। दूसरा जो आधार है बच्चों एमटीपी करवाने का, वो है कि यदि सगर्भता, मतलब गर्भावस्था, गर्भावस्था को सगर्भता बोलते हैं, यदि गर्भावस्था मां या भ्रूण अथवा दोनों के लिए घातक है, हानिकारक भी लिख सकते हैं हम, घातक भी लिख सकते हैं। यदि सगर्भता बना रहना, कि कोई महिला गर्भावस्थी बनी रहे, पूरे 9 महीने तक गर्भावस्था
बनाए रखे तो उस स्थिति में हो सकता है मां को कोई खतरा हो, या हो सकता है भ्रूण को कोई खतरा हो, या हो सकता है दोनों को खतरा हो। तो यदि गर्भावस्था मां, भ्रूण या दोनों के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, तो भी एमटीपी करवाया जा सकता है। तो बच्चों दो परिस्थितियां हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ये परिस्थितियां भारत सरकार ने एमटीपी एक्ट 1971 में इंक्लूड की गई हैं, जिसके आधार पर कोई भी दंपति एमटीपी करवा सकता है। क्लियर है बच्चों? ये था एमटीपी एक्ट 1971। अब यहाँ पर दो विशेष बात और हैं। एक बात तो ये है कि बच्चों जब भी कोई एमटीपी करवाता है कोई दंपति, तो उसे गर्भावस्था की पहली तिमाही शुरुआती 3 महीने में ही करवाना चाहिए, क्योंकि उस समय वह सुरक्षित है मदर के लिए, माता के लिए। तो स्पेशल पॉइंट है बच्चों कि एमटीपी गर्भावस्था की प्रथम तिमाही, प्रथम 3 महीने, इसका मतलब है शुरुआती 12 सप्ताह। एमटीपी गर्भावस्था की प्रथम तिमाही 12 सप्ताह में काफी सुरक्षित मानी जाती है। काफी सुरक्षित है एमटीपी अगर शुरुआती 12 सप्ताह के अंदर करवाई जाए तो। इस समय वह माता के लिए कतई खतरनाक नहीं होती है। लेकिन यदि एमटीपी दूसरी तिमाही में करवाई जाती है, एमटीपी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में करवाई जाती है, तो बच्चों ये माता के लिए या उस स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण हो सकती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अर्थात उस माता की, स्त्री की डेथ भी हो सकती है अगर गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में। दूसरी तिमाही का मतलब है कि 12 सप्ताह के बाद, मतलब 3 से 3 माह के बाद, 3 माह से लेकर 6 माह तक की जो अवधि है वो दूसरी तिमाही कहलाती है। तो उस दूसरी तिमाही में यदि कोई दंपति एमटीपी करवाता है तो उस स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये बच्चों एमटीपी है। तो एमटीपी का वैसे जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है वो कंप्लीट हो जाता है। पुरानी एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है कि एमटीपी क्या है, परिभाषा, विश्व में प्रतिवर्ष कितने एमटीपी होते हैं, जो कुल सहगर्भताओं का 1/5 भाग है, दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या में किया जाता है। तो दुरुपयोग रोकने के लिए एमटीपी को कानूनी तरीके से लीगल बनाया गया है, वैध बनाया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी एक्ट की स्थापना की है और इस एक्ट के अनुसार इन 2 परिस्थितियों में एमटीपी करवाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि एमटीपी प्रथम तिमाही में ही होना चाहिए। अगर दूसरी तिमाही में एमटीपी होता है तो वो माता के लिए घातक हो सकता है। और बच्चों जब भी एमटीपी इलीगल होता है, गलत उद्देश्य से करवाया जाता है लिंग निर्धारण के द्वारा, तो वो सदैव ही अकुशल अनट्रेन्ड डॉक्टरों से करवाया जाता है, ना ही वो चीज़ें हॉस्पिटल में करवाई जाती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जो है महिला की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था बच्चों एमटीपी। इसके बाद बच्चों जो नई एनसीईआरटी है, उस नई एनसीईआरटी में एमटीपी एक्ट का एक संशोधन दे रखा है, अमेंडमेंट दे रखा है। तो हम उस संशोधन की भी बात करते हैं इस लेक्चर में। तो अगला पॉइंट है बच्चों एमटीपी का, एमटीपी एक्ट संशोधन। एमटीपी एक्ट संशोधन 2017।
तो ये टॉपिक आपको बच्चों नई एनसीईआरटी में ही मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनता है कि एमटीपी एक्ट का संशोधन कब हुआ? 2017 में हुआ। एमटीपी एक्ट की स्थापना तो कब हुई थी? 1971 में। और एमटीपी एक्ट में संशोधन कब हुआ? 2017 में हुआ। क्या संशोधन किया गया है एमटीपी एक्ट में? तो बच्चों एमटीपी एक्ट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? संशोधन क्यों हुआ? बात वही है, इल्लीगल गर्भपात को रोकने के लिए। तो बच्चों इसका संशोधन क्यों किया गया? गैर कानूनी रूप से गर्भपात को कम करने या घटाने के लिए संशोधन किया गया। और इसके साथ ही मातृ मृत्यु दर एवं होने वाले बच्चे में विकृतियों या रुग्णता की घटनाओं को कम करने हेतु संशोधन की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर गैर कानूनी रूप से गर्भपात करवाया जाएगा तो वो अकुशल नीम हकीमों द्वारा करवाया जाता है, और अकुशल नीम हकीमों की वजह से हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता, तो उस महिला की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, कभी कभी बच्चों जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो गर्भ होता है, उसमें कई बार ऐसी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। अगर उस विकृत बच्चे का पूर्ण विकास होने दिया जाए तो बच्चों समष्टि में विकृत बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हम ये भी नहीं चाहते कि आनुवांशिक रोगों युक्त बच्चे का जन्म हो, विकृति युक्त बच्चों का जन्म हो। तो उन विकृति युक्त बच्चों का जन्म घटाने के लिए, मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए, गैर कानूनी गर्भपात रोकने के लिए भारत सरकार ने एमटीपी एक्ट में 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन में 2 स्पेशल पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट यह है कि बच्चों अगर एमटीपी करवाना पड़े तो प्रथम तिमाही में अगर एमटीपी हो तो बच्चों एक कोई रजिस्टर्ड या पंजीकृत डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। तो यदि एमटीपी प्रथम तिमाही में किया जाने वाला हो, पहली बात कब करेंगे उसके कारण मैं आगे बताऊंगा कि क्यों जरूरी है एमटीपी। तो अगर एमटीपी प्रथम तिमाही में किया जाता है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है, कानूनी तौर पर राय लेना आवश्यक है, एडवाइस लेना आवश्यक है। कोई भी सरकारी डॉक्टर एक सजेस्ट करेगा कि इस गर्भावस्था को खत्म कर देना ही अच्छा है। तो अगर शुरुआती 3 महीने में एमटीपी की जरूरत है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर भी एमटीपी करवाया जा सकता है कानूनी तौर पर। लेकिन यदि एमटीपी प्रथम 3 महीने के बाद, यदि एमटीपी गर्भावस्था के 12 सप्ताह के बाद लेकिन 24 सप्ताह से पूर्व
किया जाता है। तो इस कंडीशन में बच्चों 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय या ओपिनियन के आधार पर कार्य किया जाएगा। यहां सलाह का मतलब है ओपिनियन। ये ओपिनियन ऐच्छिक नहीं है बच्चों, कंपलसरी है, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, हमें राय लेनी ही पड़ेगी। जब तक कि 2 डॉक्टरों का पैनल, 2 डॉक्टरों की टीम मिलकर इस बात का निर्धारण नहीं कर लेगी कि सगर्भता जो है खतरनाक हो सकती है महिला के लिए या बच्चे के लिए, तो इस सगर्भता को खत्म कर देना चाहिए। यदि उस सगर्भता को खत्म करने के लिए शुरुआती 3 महीने में ही इस बात का पता लग जाता है कि सगर्भता खत्म कर देनी चाहिए, तो एक डॉक्टर की राय से भी काम चलेगा। लेकिन यदि ये 3 महीने की गर्भावस्था के बाद पता लगता है कि सगर्भता जो है हानिकारक है माता के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति में 2 रजिस्टर्ड डॉक्टरों की एक मत, एक राय होना जरूरी है। मतलब दोनों डॉक्टर के बीच आम सहमति होना जरूरी है कि गर्भावस्था को समाप्त कर देना ही अच्छा रहेगा। 2 डॉक्टर एक राय होंगे तब बच्चों एमटीपी किया जा सकता है 12 सप्ताह के बाद और 24 सप्ताह के पूर्व। इस अवधि में एमटीपी तभी होगा जब 2 डॉक्टर एक राय होंगे, एक मत होंगे। तो ये बच्चों संशोधन था एमटीपी एक्ट में, जिसे 2017 में किया गया है। अब इस संशोधन के अनुसार वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर एमटीपी करवाया जाएगा। तो एमटीपी का आधार क्या है, एमटीपी क्यों, संशोधन के अनुसार हम बात करें कि आखिर एमटीपी हम क्यों करवाएंगे। तो बच्चों एमटीपी करवाने का जो पहला आधार होगा संशोधन में वो ये है कि यदि गर्भावस्था की निरंतरता स्त्री के लिए घातक हो या हानिकारक हो। घातक या हानिकारक है। घातक कैसे है कि बच्चों यदि कोई महिला गर्भावस्था को कंटिन्यू करना चाह रही है, उसको खत्म नहीं करना चाह रही है, लेकिन डॉक्टरों को ऐसा लग रहा है कि गर्भावस्था अगर बनी रही तो जैसे जैसे गर्भकाल की अवधि बढ़ेगी वैसे वैसे उस महिला में शारीरिक विकार हो सकता है, उस महिला में मानसिक विकार हो सकता है, उस महिला में हार्ट अटैक जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो वो गर्भावस्था यदि उस स्त्री के लिए, माता के लिए खतरनाक है, माता की जान जाने का जोखिम है, माता की डेथ होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में गर्भावस्था को खत्म कर देना ही उचित होगा। तो पहला कारण है संशोधन में जिसके आधार पर एमटीपी किया जा सकता है। दूसरा आधार है बच्चों संशोधन में एमटीपी कराने का दूसरा आधार कि यदि गर्भस्थ शिशु मानसिक या शारीरिक असामान्यताओं से पीड़ित है। गर्भस्थ शिशु में कोई शारीरिक विकृति है बहुत बड़ी, या मानसिक विकृति है, या फिर वह बड़ी विकलांगता से ग्रसित होने की संभावना है। बड़ी विकलांगता से ग्रसित मतलब नवजात शिशु जो बच्चे का निर्माण हो रहा है गर्भावस्था में,
उस बच्चे में हो सकता है कोई भारी विकलांगता हो, उसमें कोई शारीरिक रूप से अपूर्णता हो, या मानसिक रूप से वह डिस्टर्ब हो, या उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। तो यदि बच्चा ऐसी असामान्यता के साथ पीड़ित है तो ऐसे बच्चे को समाज में आने का कोई हक नहीं है। ऐसा बच्चा समाज के लिए वास्तव में एक जो है वो एक रोगी समाज के निर्माण में भूमिका निभाएगा। तो ऐसे बच्चा का उत्पन्न ना होना ही समाज के लिए बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में भी एमटीपी के द्वारा उस सगर्भता को खत्म किया जा सकता है। तो बच्चों, एमटीपी एक्ट में संशोधन 2017 में हुआ। उस संशोधन के अनुसार इन दो परिस्थितियों में कोई भी दंपति एमटीपी करवा सकता है, यदि गर्भावस्था माता के लिए खतरनाक हो और यदि गर्भस्थ शिशु भारी विकृतियों के साथ पैदा होने वाला हो, तो एमटीपी करवा सकते हैं। लेकिन एमटीपी कब कानूनी तरीके से वैध होगा? जब अगर प्रथम तिमाही में एमटीपी करवाया जाए तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है इसको सलाह देगा कि हाँ एमटीपी होना चाहिए। और अगर एमटीपी दूसरे तिमाही, पहली तिमाही के बाद लेकिन दूसरी से पहले, पहली तिमाही खत्म होने के बाद दूसरी तिमाही में करवाया जाता है, मतलब 12 सप्ताह के बाद और 24 सप्ताह के बीच अगर एमटीपी करवाया जाता है तो फिर बच्चों दो डॉक्टरों की एक राय होना जरूरी है, तभी एमटीपी लीगल होगा, कानूनी वैध होगा। अदरवाइज एमटीपी इल्लीगल कहलाएगा, कानूनी तौर पर अवैध कहलाएगा। और इस स्थिति में यदि कोई दंपति या कोई डॉक्टर इस अवैध एमटीपी के में पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उस पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो ये था बच्चों छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का, एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। बच्चों, इसके बाद इस चैप्टर में दो टॉपिक और बचते हैं, एक तो है यौन संचारित रोग और दूसरा है बंध्यता। तो आज की क्लास में हम यौन संचारित रोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर का अगला टॉपिक है बच्चों यौन संचारित संक्रमण। यौन संचारित संक्रमण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इन शॉर्ट STI। STI पुराना नाम बच्चों इनका STD था, ये वर्तमान नाम है, पुराना नाम इनका था STD, यौन संचारित रोग था पहले, डिजीज। इन्फेक्शन की जगह पहले हेडिंग्स में क्या लिखते थे हम? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रोग। तो रोग जिसको इंग्लिश में हम डिजीज कहते हैं, इसलिए इसका नाम STD भी लिखा होता था पहले, बट वर्तमान जो पॉपुलर नेम है वो है STI। इन रोगों को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं बच्चों, वो है रतिज रोग। रतिज रोग, वेनेरियल डिजीज, शॉर्ट में VD। इनको रतिज रोग या वेनेरियल डिजीज VD के नाम से भी हम जानते हैं बच्चों। और एक और कॉमन नेम है बच्चों इनका जनन मार्ग संक्रमण। जनन मार्ग
संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और वही शॉर्ट में हम नाम देंगे RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RTI। तो ये बच्चों मैंने 2-3 नाम लिखे हैं और इन सब का मतलब एक ही है। नाम है यौन संचारित संक्रमण STI, रतिज रोग VD, जनन मार्ग संक्रमण RTI। ये वे रोग हैं बच्चों जो मैथुन क्रिया के माध्यम से फैलते हैं। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले रोग यौन संचारित रोग कहलाते हैं। तो परिभाषा जो NCERT में दी हुई है आपको एज इट इज याद रखनी है। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? कोई भी संक्रमण या रोग, कोई भी संक्रमण या रोग जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, ऐसे रोगों को हम बोलते हैं बच्चों STI, यौन संचारित संक्रमण। क्लियर है बच्चों? परिभाषा सिंपल है, कोई भी संक्रमण या रोग जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, यौन संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को हम यौन संचारित संक्रमण STI कहते हैं या VD कहते हैं या RTI कहते हैं। तो ये बच्चों इनकी परिभाषा है। अब कौन कौन से रोगों को हमने STI में शामिल किया है, तो वो नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। STI में शामिल नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखने हैं। जैसे बच्चों कुछ नाम है सुजाक, सुजाक इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोनोरिया। इंग्लिश नाम हम बाद में लिखेंगे जब टेबल बनाएंगे तब। दूसरा है जैसे सिफिलिस, और एक नाम है बच्चों क्लेमीडियता। क्लेमीडियता, 3 तो ये है लैंगिक संचारित रोग, सुजाक, सिफिलिस, क्लेमीडियता। अगला ग्रुप में लिख रहा हूं नाम, सभी जानते हैं HIV एड्स, हेपेटाइटिस B, यकृत शोथ B, यकृत शोथ B, जननिक परिसर्प, और लास्ट में है जननिक मत्स्य। जिनको लैंगिक मत्स्य भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा ग्रुप है यौन संचारित रोगों का। और तीसरा ग्रुप है बच्चों ट्राइकोमोनस्ता, ट्राइकोमोनियासिस भी कह सकते हैं इसको, ट्राइकोमोनस्ता। ये 8 यौन संचारित रोग आपके NCERT में दिए गए हैं। ये जो भी मैंने 8 नाम लिखे हैं, ये सभी 8 नाम आपके NCERT में गिवन है, दिए गए। तो आपको इनको सभी को याद रखना है कि यौन रोग STI क्या होते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं, सामूहिक तौर पर STI कहलाते हैं। प्रमुख STI सुजाक, सिफिलिस, क्लेमीडियता। नंबर 2 ग्रुप एड्स, यकृत शोथ B, जननिक परिसर्प, जननिक मत्स्य। और नंबर 3 पर हमने लिखा ट्राइकोमोनस्ता। आखिर मैंने अलग अलग क्यों लिखा? ये अलग अलग लिखने का आधार है बच्चों, जो सबसे पहला हमने 3 रोगों का नाम लिखा ऊपर की लाइन में, ये सारे के सारे हैं बच्चों जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज।
जीवाणु जनित STI। जो शुरुआती 3 रोगों के नाम मैंने लिखे हैं, सुजाक, सिफिलिस, क्लेमिडिया, ये ऐसे यौन संचालित रोग हैं जो किसी न किसी जीवाणु के संक्रमण के कारण हो जाते हैं। दूसरे हैं ये 4 नाम, एड्स, यकृत शोथ बी, जननिक परिसर, जननिक मत्स्य, ये हैं बच्चों विषाणु जनित STI। विषाणु जनित STI अर्थात किसी विशेष विषाणु के संक्रमण से होने वाले यौन संचारित रोग। और लास्ट जो ग्रुप है एक डिजीज ट्राइकोमोनास्टा, ये है बच्चों प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित STI। ट्राइकोमोनास्टा ऐसा यौन संचारित रोग है जो किसी विशेष प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर है बच्चों? तो परिभाषा और हमने केवल एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस हेडिंग में इंक्लूड है वो ये है कि इसमें से 3 रोगों को हम मार्क करेंगे। कौन कौन से बच्चों? एक तो हम मार्क करेंगे एड्स को, एड्स। दूसरा हम मार्क करेंगे बच्चों यकृत शोथ बी को, यकृत शोथ बी को, और तीसरा हम मार्क करेंगे जननिक परिसर्प को। ये 3 रोगों को मैंने अलग से मार्क कर दिया है। क्यों मार्क किया है बच्चों? ये 3 रोग ऐसे हैं जिनका आज तक कहीं भी कोई भी उपचार संभव नहीं है। इन तीनों का उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है अलग से। याद रखना है बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन आता है नीट में कि कौन से यौन संचारित रोग हैं जिनका आज भी उपचार नहीं खोजा गया है। तो आंसर क्या होगा? एड्स, यकृत शोथ बी और जननिक परिसर। तो जो कुल 8 नाम लिखे मैंने यौन संचारित रोगों के, उनमें से इन 3 रोगों को छोड़कर शेष सभी यौन रोगों का उपचार है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इन सारे यौन रोगों को शुरुआती लक्षणों के आधार पर पहचाना जाए और पूरा उपचार कराया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति इन सभी यौन रोगों को शुरुआत में ही पहचान लेगा, समय पर पहचान लेगा और किसी अच्छे काबिल डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाएगा, तो इन शेष रोगों का इलाज है, वरना बच्चों वो भी लाइलाज हो जाते हैं। बाकी इन 3 का तो इलाज आज भी संभव नहीं है। तो ये था बच्चों छोटा सा टॉपिक जनन स्वास्थ्य में यौन संचारित रोग। केवल मैंने आपको परिभाषा और एग्जाम्पल्स बताए हैं इस लेक्चर में। बाकी इन सभी यौन रोगों का विस्तृत रूप से हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।